which tax was required to be deducted at the rate of 1% as per clause 45A of part 4 of second schedule। वो कहता है जी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिस पे मैंने 6% के हिसाब से नहीं काटना था, उस पे मैंने 1% के हिसाब से काटना था। और वो क्या कहती है क्लॉज 45A, the rate of deduction of withholding tax under clause A and B of subsection 1 of section 153 shall be 1% on local sales, supplies and services provided or rendered to the taxpayer falling in the following categories, namely textile and articles thereof, carpets, leather goods, जो 50 rated sectors हैं, provided the rate of deduction of withholding tax under clause A and B of subsection 1 of 153 shall be 0.5% on local sales, supplies and services made by traders of yarn। yarn के लिए जो है उसके ऊपर 0.5% है, बाकी इसके लिए 1% है। अपना निशान जरा कहेंगे बंद कर देंगे, हीटर ज़रूरत नहीं है इसकी कोई। अच्छा जी, फर्दर वो आगे डिफेंस ले रहा है, द विदहोल्डिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 153(1) shall not apply to manufacturer cum exporter in respect of payments made on account of supply of goods and services which are utilized in making export sales। 153(5)(b) के अंदर भी वो कह रहा है कि मुझे एग्जेम्पशन है कि वहाँ पे मैंने नहीं क्लेम करना था, तो मेरी कुछ ट्रांजेक्शन वहाँ पर फॉल कर रही हैं। 153(b) क्या कहता है? 5B, 153(1) shall not be applicable to payments made to the traders of yarn by the taxpayer specified in the zero rated regime of sale tax as provided under clause 45A of part 4 of the second schedule। तो कहते हैं जी as per aforesaid exemption clause the company being a manufacturer cum exporter is even otherwise not under obligation to deduct deposit the withholding tax। ये उसने कह दिया, लेकिन याद रखिएगा ये गुड्स की बात कर रहे हैं और कुछ इसमें सर्विसेज का पोर्शन है, ठीक है। तो हमने उसको कहाँ कराया था? 153(b) सर्विसेज। दो सर्विसेज वाली है वो हमने आइसोलेट करके देखनी है, क्योंकि जवाब हमारा सर्विसेज के रेफरेंस से है। तो ये ना हो कि वो बीच में गुड्स का अनड्यू बेनिफिट ले जाए, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन थी सर्विसेज के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिफेंस लाइन है उसकी, सर्टेन कंबाइंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स वर इनएडवर्टेंटली रिपोर्टेड एज सर्विसेज। उसने कहा जी मेरे अकाउंटेंट की मिस्टेक थी कि कुछ चीज़ें गुड्स और सर्विसेज को वो क्लब करके कहीं सर्विसेज में मेंशन कर गया। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये रही उसको काशिफ को कही कि मुझे दूसरा वो दे दे, इसका वो सेल वीक हो रहा है अपना ना पॉइंटर, ये बंद कर, मेरा बंद करते हैं, बाकियों का पूछ लें उनसे। अच्छा जी, ये पॉसिबल है कि अकाउंटेंट की मिस्टेक हो अपना, लेकिन अगर मिस्टेक हुई है तो उसका ये नहीं कि हमने कहने से मान लेना है, फिर उसने वो लेजर से आइडेंटिफाई करवाना है कि जनाब ये देखें ये मेरी गुड्स थी, ये मेरी सर्विसेज थी, गलती से विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर उसने दोनों क्लब करके यहाँ पे रख दी, वो आपको रिकंसाइल कराएगा। मेयर स्टेटमेंट इज़ नॉट इनफ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी सैलरी की रिटर्न बना रहे हैं और आपकी पे 130,000 और गलती से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया। अब उसका ये मतलब नहीं कि मैं क्योंकि आपकी 100 नहीं थी, आपकी 13 लाख की हर महीने सैलरी, तो दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। लेकिन फिर आप उसको रिकंसाइल कराएंगे कैसे कि भाई ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये देख लें 1,30,000 ही हर महीने आते हैं, 13 लाख नहीं आते। तो मिस्टेक्स आर पॉसिबल, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्टेक्स इज थ्रू रिकंसिलेशन ऑफ योर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये नहीं कि जनाब उसने कह दिया और हमने मान लिया। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर लायबल टू रिड्यूस रेट ऑफ 2% एंड सर्टेन पेमेंट्स वर अदरवाइज नॉट लायबल टू टैक्स ड्यू टू पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट क्लियरिंग चार्जेस। वो कह रहे जी स्टैट्यूटरी लेवीज और टैक्सेस जो है उस पर ऑब्वियसली आप 153 गवर्नमेंट का नहीं काटते। फाइंडिंग रेफरेंस क्या है जी? Perusal of the detail given below shows that the taxpayer company has not deducted tax under 1% on the payments made by it on the gross amount payable। वो कहता है जी अच्छा 45A का बेनिफिट दे दूं, लेकिन आपने 1% भी नहीं टैक्स काटा होगा। तो वो उसने अगेन आइडेंटिफाई किया कि जी इन आइटम्स के ऊपर आपने टैक्सेशन नहीं काटी हुई और मैं इस पर एड बैक कर रहा हूँ। द above chart shows that the taxpayer has not complied with provisions of withholding, और उसकी बेसिस पे मैं इतना आपको एड बैक कर रहा हूँ 22 मिलियन का। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा, टैक्स पेयर्स देखेंगे कैसे कैसे वो बहाने ढूंढते हैं अपना। Perusal of the annual statement filed under 165 of the ordinance for tax year 2013 shows that during the year you had made payment on account of rent at 21 million.
Detail is given below on which you had to deduct tax under flana flana flana, which comes to 1.8 million. However, perusal of the withholding statement shows that you have deducted tax at only 1.3 million. 574,000 का डिफ़ॉल्ट है और उसकी बेसिस पे वो कहता है जी मैं आपको 6 मिलियन ऐड बैक करना चाह रहा हूँ। ये उसकी वर्किंग है लमसम और ये डिटेल उसने लिखी हुई है कि जनाब 155 कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स था, इसका आपने रेंट की पेमेंट इस पार्टी को की, इतना अमाउंट पे किया, इतना टैक्स काटा हुआ है, इतना इट वाज टू बी डिडक्टेड, बैलेंस इतना रह गया। तो ये उसने टोटल वो जो डिफ़ॉल्ट था 5,74,000 उसका पार्टी को इस डिटेल दी। अब रिप्लाई ऑफ द टैक्स पेयर, अब जिसको ज़रा पढ़ते जाइए। द डिफरेंस पॉइंटेड आउट बाय यू इन द नोटिस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। जी पेमेंट टू कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, Messrs Shams Textile Mills and Muhammad Akram on account of supply of goods have been inadvertently reported by the company as rent in the withholding statement। कहते जी वो तो रेंट था ही नहीं, वो गलती से अकाउंटेंट की वहाँ पे चला गया, तो ये तो गुड्स थी। These payments were subject to withholding tax at a reduced rate of 1% as per clause 45A। Again ठीक है इसका, लेकिन नंबर 1 अभी आप आगे जाके देखेंगे कि उसका तोड़ ऑफिसर क्या करता है और कैसे करता है, इसको भी पढ़ते जाएं उसको। पेमेंट्स मेड टू मिस्टर आगा फरूक खुर्शीद, FS Enterprises, Mr. Muhammad Amir and flana flana were made not only for rent but also on account of certain services like cleaning, electricity and diesel to which a low rate of withholding was applicable। क्योंकि रेंट के अंदर सिर्फ रेंट वाली अमाउंट आती है और अगर रेंट के साथ कुछ और यूटिलिटीज़ या वो है उन पर रेंट वाला रेट नहीं लगता। तो कह रहा है कि जी वो बाकी कुछ सर्विसेज की पेमेंट थी जिनके ऊपर टैक्स रेट वो रेंट वाला नहीं लगना, उस पर रिड्यूस रेट लगना है। अच्छा जी, अब ऑफिसर क्या कह रहा है? नंबर 1 पेमेंट्स मेड टू कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, टोटल ईयर का रेंट था 2.9 मिलियन। द टैक्स पेयर कंटेंडेड दैट द पेमेंट मेड वाज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हैज़ बीन इनएडवर्टेंटली रिपोर्टेड बाय द कंपनी एज रेंट in the tax withholding statements। In support of his contention, copy of ledger and only one voucher was provided। Officer कहता है कि perusal of the ledger showed that the payment of rupees 2.9 million is not proven। वो कहता है जी मैंने लेजर लेके देखा है तो वहाँ पे जो उसने मुझे एक फैब्रिकेटेड या दूसरा लेजर बना के देखा, उधर ये तो छोड़ें पूरी की पूरी अमाउंट जो है रेंट की कहीं भी लिखी नहीं हुई कि उसने पे की है। राइट, जो लेजर दिया उसने गलती से कोई ऐसा पकड़ा दिया कि उसके अंदर वो पेमेंट थी नहीं। उसने कहा जी व्हाट टू टॉक ऑफ डिफॉल्ट, आपने तो वो पेमेंट ही नहीं की। नो एविडेंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद रेफरेंस टू पेमेंट ऑफ दिस मच हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अगर वो पे करेगा तो टैक्स विदहोल्ड होना था ना अपना। राइट, तो उसने ये तो कहा नहीं टैक्स पेयर ने कि जनाब ये मेरी एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है, अभी पेमेंट मैंने करनी है। ये उसका क्लेम नहीं है टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर का क्लेम क्या था कि नहीं जनाब ये तो गुड्स रिलेटेड पेमेंट है जो गलती से रेंट के अंदर आ गई है, और पेमेंट वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ जी पेमेंट हुई है। लेकिन जब लेजर आया तो उसकी जो भी गलती थी उसने कहा जी लेजर के अंदर तो ये 2.9 मिलियन की पेमेंट्स हैं ही नहीं। नॉन प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट वॉचेस एंड नॉन वेरिफिकेशन ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द लेजर लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द कंटेंशन ऑफ द टैक्स पेयर इज एन आफ्टर थॉट एंड कैनॉट बी एक्सेप्टेड। इट इज अकॉर्डिंगली रिजेक्टेड। Even otherwise, supply of goods could be got verified from sale tax return, but the taxpayer did not make any effort to such substantiation। वो कह रहा है कि जी अगर यहाँ से नहीं पता लग रहा था तो अगर गुड्स की सप्लाई थी तो फिर तो सेल टैक्स की रिटर्न से मुझे आइडेंटिफाई करवा देता इतनी अमाउंट। इसने वहाँ से भी नहीं करवाई, तो ये सिर्फ उसकी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है अपना। अच्छा, टैक्स पेयर ने आगे जाके हम देखेंगे 2.9 मिलियन उसने 21C लगा के ऐड कर दिया। अब 21C का तो क्वेश्चन ही नहीं राइज हो रहा। अब आप उसे आपने यहाँ पर कर दिया था कि इट इज़ नॉट प्रूवन, तो अब आपको एक फर्दर शो कॉज करना था 174(2) का कि जनाब ये एविडेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, तो मैं 174(2) में आपको हिट कर रहा हूँ अपना। क्योंकि ये तो उसने अपना क्लेम ले लिया ना कि जी मेरी ये रेंट की पेमेंट नहीं है, ये मेरी गुड्स की पेमेंट है, और गुड्स का एविडेंस नहीं आया। तो अब 21C में हिट नहीं होनी थी, ऑफिसर ने जल्दी में 21C में कर दिया हिट कि जी फिलहाल मैं ऑर्डर वाइंड अप करूँ, अपील्स में जाके वापस आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन टेक्निकली यहाँ पे एक फर्दर शो कॉज बनता है। अगेन प्रॉब्लम विद अस कि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि जी हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम रैप अप करने के लिए जी ठीक है कमिश्नर अपील के बाद जाएगा उधर से
जब रिमांड होके आएगा तो आप देख लेंगे, फिलहाल आप ऐड कर दें अपना। अदरवाइज 174 का यहाँ पे उसको फर्दर शो कॉज करना था। नेक्स्ट देखें फर्दर क्या कहता है, प्लीज नोट इट इज नॉट एन एक्रूड, ये मेरे कमेंट्स हैं इसके नहीं है। प्लीज नोट इट इज नॉट एन एक्रूड लाइबिलिटी एज द टैक्सपेयर इज हिमसेल्फ क्लेमिंग दैट द पेमेंट हैज बीन मेड एंड लायबल टू एट अ लो रेट। इफ पेमेंट्स एविडेंस इज नॉट देयर then it can be rejected under 174 but should have been confronted to the taxpayer originally। और अगर आप ये प्रूव कर लें कि ट्रांजैक्शन ही फेक है तो फिर 111D में जाएंगे। अगर आप थर्ड पार्टी वेरीफाई करके कर लें कि जी ट्रांजैक्शन सिरे से हुई नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर इट इज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस द इनकम बाय वर्च्यू ऑफ फेक परचेजेज, फिर 111D में जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एविडेंस शॉर्ट है तो फिर आप उसके अंदर वहाँ पे चले जाएं। अच्छा जी, इसका जवाब क्या वो देता है, एज पर Annexure D, the taxpayer company contended that the payment aggregating to 2.6 million was made on account of rent payments. Remaining payment amount of 2.2 million was made on account of service charges which have been inadvertently mentioned under 155 instead of section 153। जो लेजर उसने साथ में दिए थे, from perusal of the ledger the payment of rupees 4.4 million is again non proven। टैक्स पेयर ये डिनाई नहीं कर रहा कि एक्रूअल बेस अकाउंटिंग है, वो कह रहा है पेमेंट्स मैंने की हैं बट अनफॉर्चुनेटली उसकी पेमेंट हमें लेजर में कहीं भी नजर नहीं आई। फर्दर कंप्लीट वॉचर्स इन सपोर्ट ऑफ इट्स कंटेंशन हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड। फर्दर वो देखें, उसने क्या कहा था कि जी इस रेंट के अंदर कुछ सर्विसेज भी शामिल हैं। ऑफिसर कह रहा है कि आपने जो मुझे रेंट एग्रीमेंट दिया है, इट रिवील्स दैट द एग्रीमेंट वाज मेड विद, एक तो ये है कि मिस्टर फहद सुल्तान के साथ किया गया, वेयर एज एनुअल स्टेटमेंट फाइल्ड अंडर 165 ट्रांसपायर्स दैट द पेमेंट हैज बीन मेड टू एफएस एंटरप्राइजेज। एक और डिस्क्रिपेंसी ये निकल आई कि जी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में नाम किसी और का लिखा हुआ है और इधर किसी और का नाम लिखा हुआ है, राइट। तो अब आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये दो डिफरेंट पार्टीज के साथ दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, जिसको एक पे उसने बुक पे रखा और दूसरा ऑफ द बुक ले गया, या मे बी अगेन कि इट इज़ अ जेन्युइन अकाउंटेंट मिस्टेक के नाम गलती से लिख गया, लेकिन इट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी इन दिस रिस्पेक्ट के जनाब ये दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, जिनमें से एक वो बुक पे लेकर आए और एक ऑफ द बुक थी लेकिन गलती से यहाँ पे लिख गए। In view of the above stated facts, the document filed in support of its contention has no relevance, hence not accepted and disallowed to the extent of this। Again 21C में नहीं करना था इसको, पहले जब पेमेंट ही नहीं हुई तो फिर आपने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से 174 में जाना था। नदीम शहजाद के अंदर उसने कहा कि जी 5 मिलियन की अमाउंट थी, इट वॉज मेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस। वो कहता है परusal ऑफ द लेजर पेमेंट, अगेन वहाँ से प्रूव नहीं हुआ। फर्दर द टैक्स पेयर हैज प्रोवाइडेड कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, इट शोज दैट द सेट एग्रीमेंट डील्स ओनली विद रेंट, उस पर सर्विसेज का जिक्र ही कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि जी रेंट के अलावा कुछ सर्विसेज थी, कुछ पेमेंट उस पर आप पे गई, तो कहता है जी रेंट में अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है आपके एग्रीमेंट में कि ये उस बिल्डिंग का फैक्ट्री का रेंट है, इसके अंदर कोई आपने अलाइड सर्विसेज का नहीं लिखा हुआ कि जी डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी गार्ड, पार्किंग सर्विसेज का भी मैं पेमेंट लूँगा। तो आपका कंटेंशन उससे प्रूव नहीं हो रही कि ये कुछ रेंट है और कुछ आपकी सर्विसेज हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कमीशन। ड्यूरिंग द ईयर यू हैव मेड पेमेंट अंडर द हेड कमीशन ऑफ 191 टू मैसेज यूनिक एंटरप्राइजेज एंड टैक्स वाज डिडक्टेड एट रेट ऑफ 47,000। रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन इज 10% एंड यू हैव नॉट डिडक्टेड। अगेन उसका इसी तरह उसने वर्क बैक करके वो दोबारा ये रिप्लाई करता है कि जी the subject payments have been inadvertently mentioned as commission in the withholding tax statements, where in fact these relate to supply of petroleum products। कि जी ये वो नहीं कुछ और है। In any case वो कहता है जी Annexure E में मैंने आपको इसके copies of vouchers और supplier invoices दे दी हैं। These payments were not subject to withholding under clause 43C of part 4 of the second schedule, और इसकी वजह से 153A इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब टैक्स पेयर क्या कह रहे हैं? ऑफिसर कह रहा है द टैक्स पेयर शुड हैव रिवाइज्ड इट्स एनुअल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और ही शुड हैव फाइल्ड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलोंग विद द रिप्लाई। उसने ना 165 स्टेटमेंट उसने रिवाइज की, चलें अगर नहीं रिवाइज की तो कहता कि जी मुझे जिस तरह बाकी जगहों पे आप लेजर्स और वॉचर्स दे रही हैं, तो ये जो आपने क्लेम की है कि जी ये जो पेमेंट है पेट्रोलियम सर्विसेज और गुड्स की है और उसके ऊपर टैक्स लेविएबल नहीं है अंडर क्लॉज 43C और पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, तो फिर मुझे आप उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाते, वो आपने नहीं दिया। और फर्दर अगर ये पेट्रोलियम का था
तो फिर ये जो टैक्स कटा हुआ है 43,000 का, 47,000 का, फिर ये किस चीज़ का है? एक तरफ वो क्लेम कर रहा है कि ये अमाउंट लायबल टू टैक्सेशन नहीं, तो फिर 47,000 किस चीज़ की काटी है? हेंस उसका वर्जन जो है इट वाज रिजेक्टेड। कमीशन और डिस्काउंट का मैं लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर दिया था पहले दिन, उसमें आपको बता दिया था कि कमीशन और डिस्काउंट में टैक्स पेयर की कोशिश क्या होती है कि कमीशन को भी डिस्काउंट बना दे, क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर विदहोल्डिंग नहीं होनी। तो इस चीज़ को हमेशा चेक कर लिया करें कि वो कमीशन है या डिस्काउंट, डिस्काउंट को कहीं कमीशन जो है उसको डिस्काउंट बना के तो नहीं पेश कर दिया। इसका ज़रूर आप एविडेंस लीजिएगा, वरना अक्सर लोग वहाँ पे उसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा जी, एक 599 की उसने एक सब कंसल्टेंसी के एक्सपेंसेस के अंदर उसने बुक किए थे। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू प्रूव दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ऑन दिस पेमेंट्स। द टैक्स पेयर एंड सप्लाई क्लेम दैट द टैक्स हैज बीन प्रॉपर्ली डिडक्टेड एंड द कंपनी हैव। अब ये ज़रा लैंग्वेज देखिएगा, ऑफिसर ने कहा कि देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू प्रूव दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ऑन दिस पेमेंट्स। टैक्स पेयर का जवाब क्या है? टैक्स हैज बीन प्रॉपर्ली डिडक्टेड एंड कंपनी हैव ड्यूली फाइल्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ 165, यानी कि सर्कुलर रेफरेंस वो कह रहा है नहीं, वो कह रहा है कि नहीं जी मैंने फाइल कर दी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, उसी के अंदर है अपना। अब ऑफिसर का इन्फ्रेंस क्या है? द टैक्स पेयर वाज स्पेसिफिकली कन्फ्रंटेड कि जनाब देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू प्रूव द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। तो उसने कहा जी मैंने स्पेसिफिकली कन्फ्रंट कराया था कि आपकी 165 की स्टेटमेंट्स में परूज कर चुका हूँ, उसमें ये टैक्स डिडक्ट नहीं किया होगा। The taxpayer claimed a deduction on which the taxpayer was liable to deduct tax while making payments. उसने कहा नहीं जी मैंने ऑलरेडी, तो अब वो आपको क्या कह रहा है? As warranted under articles 117 to 119 of the कानून शहादत, the taxpayer was liable to prove the claim along with documentary evidence that tax has been duly paid and deducted and paid. वो कह रहा है जी आपने merely एक स्टेटमेंट दे दी, बावजूद इस चीज़ के कि मैं आपको कन्फ्रंट करवा रहा हूँ कि आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर वो टैक्स नहीं कटा हुआ, और आप दोबारा उसको गोलमोल करके जवाब देने कि नहीं जी मैंने ई पोर्टल पे फाइल कर दी हुई, आप देखें स्टेटमेंट उसमें आपको मिल जाएगी। तो वो उसको कह रहा है जी कानून शहादत के मुताबिक ओनर्स ऑफ डिस्चार्ज अब आपके ऊपर था कि आप मुझे प्रूव करते कि जी नहीं विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में ये देखें, ये सीरियल है, ये फलाना है, इसके ऊपर ये टैक्स कटा हुआ है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं कटा हुआ, तब आप अपना ओनर्स डिस्चार्ज कीजिए, क्योंकि ये जनरल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये सब कंसल्टेंसी का एक यूनिक किस्म का एक्सपेंस है जो आइडेंटिफाई हो सकता है बाई नेम। ये कोई स्टेशनरी नहीं है कि मैंने आपको कह दिया कि जी एक 20,000 की अमाउंट है स्टेशनरी की, और कह
एक्सपेंसेस को हमने प्रोरेट कैसे करना है।